नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मार्को की जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी संडे स्पेशल कहानी है मुंबई के रहने वाले दिनेश जी की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। उनकी यह भयानक आपबीती आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब वह मुंबई से कोयम्बटूर के लिए एक भारी भरकम माल की डिलीवरी लेकर निकले थे। वे रास्ते भर बेहद खुश थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका इंतजार कौन कर रहा है, और उस रात की घटना ने उन्हें हमेशा के लिए उस रास्ते से दूर कर दिया। तो चलिए अब यह पूरी कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डर की दस्तक सीधे आपके मोबाइल में हो। और आप अपना नाम और आप कहां से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली स्पेशल कहानी में आपका नाम जरूर हो। तो चलिए अब कहानी बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश पाटिल है और मेरी उम्र 48 साल है। मेरा घर मुंबई के एक छोटे से इलाके में है। हम 3 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ा हूं। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। मैंने कम उम्र में ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, ताकि परिवार का पेट पाल सकूं। पहले हेल्पर था, फिर धीरे धीरे ड्राइविंग सीखी और अब 20 साल हो गए हैं सड़क पर ही हूं। शुरुआत में अच्छी कमाई होती थी, पर अब यह सिर्फ रोजी रोटी का साधन बन गया है। छोटे भाई बहनों की शादी हो चुकी है, वे सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। काम की वजह से कई महीनों तक घर नहीं जा पाता। फोन पर ही बात होती रहती है। कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ दूं, पर फिर सोचता हूं कि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब इसी पर टिका है। मैं मुश्किल रास्तों से घबराता नहीं हूं, जितना लंबा रास्ता उतना बेहतर। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान सब जगह घूम चुका हूं। थकान और अकेलापन जरूर सताता है, पर अब इसकी आदत हो गई है। मेरे साथ हमेशा मेरा साथी राजू रहता है। उसकी उम्र लगभग 22 साल है। वो मेरे गांव का ही है और बहुत मेहनती लड़का है। उसे ड्राइविंग का बहुत शौक है। जब मैं रात में गाड़ी चलाता हूं तो वह हमेशा साथ रहता है, मदद करता है। डरपोक तो है, पर काम में बहुत ईमानदार। उस रात हमें मुंबई से एक बड़ा कंटेनर कोयम्बटूर पहुंचाना था। जिस जगह माल खाली करना था वह कोयम्बटूर से थोड़ा बाहर एक पुरानी फैक्ट्री थी, जो सालों से बंद पड़ी थी। मटेरियल भी शायद उसी फैक्ट्री से संबंधित था। हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि जल्दी काम करके निकल जाएंगे। लेकिन कौन जानता था कि वह सफर हमें ऐसी जगह ले जा रहा है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाने वाला था। हमारी गाड़ी दिन में ही मुंबई के पोर्ट से लोड हो चुकी थी। रात के 9 बजे हम मुंबई से निकले। ट्रक थोड़ा ओवरलोड था। मैं खुद स्टीयरिंग पर था और राजू बगल की कंडक्टर सीट पर। रास्ते की लंबाई करीब 1200 किलोमीटर से ऊपर थी। रात की वजह से मौसम ठंडा होने लगा था। मन में थकान थी, पर एक अजीब सा उत्साह भी, जैसे कोई नया सफर शुरू हो रहा हो। राजू ने मुझसे कहा, चलो भैया निकलते हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे ट्रक को रोड पर ले आया। शहर की लाइटें पीछे छूटती जा रही थीं और हम अंधेरे रास्ते में आ चुके थे। मुझे क्या पता था कि यह सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं होगा, बल्कि यह मेरे अंदर छिपे हुए डर से मेरा सामना कराएगा। हम लोग लगातार दिन रात चलते चलते आखिर तमिलनाडु में प्रवेश कर ही चुके थे। तमिलनाडु में एंटर करते करते शाम हो गई थी और वहां रोड के किनारे कभी कभी ढाबे दिखाई देते, कहीं कहीं हल्की रोशनी तो कहीं बिल्कुल अंधेरा। रास्ते में ट्रक की घरघराहट और हमारी सांसों की आवाज के अलावा कोई नहीं था। राजू बीच बीच में पूछता, भैया कितनी दूर है अभी? मैं कहता कि बस चल रहे हैं, पहाड़ आने दो फिर बताएंगे। शुरुआत में हम दोनों बातें कर रहे थे कि कौन सा रास्ता छोटा है, कोयम्बटूर में कौन कौन से गांव पड़ेंगे और कितनी गर्मी होगी वहां। लेकिन धीरे धीरे ट्रक के केबिन में चुप्पी छा गई। रात जितनी गहराती गई, रास्ता उतना ही सुनसान होता गया। करीब रात के 1 बजे जब हम कोयम्बटूर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़े तो हवा और ठंडी हो गई। जंगलों के बीच से रास्ता कटता जा रहा था। दूर दूर तक केवल पेड़ ही नजर आ रहे थे। कहीं कहीं रोड पर जानवरों के चिन्ह दिखाई देते। राजू ने कहा, भैया ये जगह तो एकदम डरावनी लग रही है। मैंने हंसकर कहा कि अरे जंगल में तो ऐसा ही होता है, ट्रक है हमारे पास, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सच कहूं तो मेरे भी मन में एक हल्की झुरझुरी दौड़ गई थी।
रास्ते में एक जगह ट्रक का टायर थोड़ा फिसल गया, लेकिन मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और कंट्रोल कर लिया। उस वक्त मेरी आंखें केवल रोड पर थीं, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा कि दिनेश, घबराना नहीं है, तू कई बार ऐसे रास्तों से गुजर चुका है। रात के 2 बजे हम अंतिम मोड़ पर थे। सुनसान रास्ता पतला हो गया था और दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं। वहां आसपास कहीं भी कोई लाइट नहीं थी, केवल ट्रक की हेडलाइट्स सामने धुंध जैसी दिख रही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। राजू की आंखें अब नींद से भारी हो गई थीं। वह सिर खिड़की से टिकाकर झपकियां लेने लगा। करीब 2:30 बजे के आसपास हम उस पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल था। रोड का आखिरी मोड़ पार करते ही सामने एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। फैक्ट्री की दीवारें टूटी हुई थीं और गेट पर जंग लगी हुई थी। वहां की हवा में अजीब सी नमी और ऐसी गंध थी कि हमें अपना मुंह रुमाल से बांधना पड़ा। राजू ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, भैया, यह फैक्ट्री तो बिल्कुल सुनसान है, यहां कोई रहता भी होगा या नहीं? मैंने ट्रक की स्पीड कम की और सामने देखा तो फैक्ट्री के बीच में एक पुराना सा ऑफिस जैसा ढांचा दिखा। कभी सफेद रंग का रहा होगा, लेकिन अब धुंधला और काई से ढका हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने उन्हें तोड़कर वापस लगा दिए हों। फैक्ट्री के आसपास केवल झाड़ियां और बिखरे पत्थर ही थे। राजू ने हिचकिचाकर पूछा, भैया, यहीं उतरना है क्या? मैंने कहा कि हाँ, एड्रेस तो यहीं का दिया गया था। चल, जल्दी से माल खाली कर देते हैं और सुबह होने से पहले यहां से निकल जाएंगे। लेकिन माल खाली करने के लिए ट्रक को फैक्ट्री के अंदर ले जाना था। हमने जैसे तैसे जंग लगे गेट को खोला और ट्रक को अंदर ले गए। जैसे ही ट्रक फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर गया, वैसे ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे फैक्ट्री के बाहर और अंदर के माहौल में बहुत फर्क हो। वहां पर किसी एक पक्षी तक की आवाज नहीं थी और ट्रक बंद करने के बाद केवल हमारी सांसों की आवाज रह गई थी। हम दोनों कुछ पल चुपचाप वहीं खड़े रहे। राजू ने चारों तरफ देखा और बोला, भैया, यहां तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा कि काम करो पहले, डर कर क्या मिलेगा? और फिर मैं हूं ना, जल्दी से सामान उतारो और फिर निकल चलेंगे यहां से। सुबह दूसरी जगह से माल लोड करना है। हमने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। ट्रक के अंदर अंधेरे में बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए थे। राजू ने टॉर्च जलाकर फैक्ट्री के मेन ऑफिस की ओर इशारा किया। मैंने जैसे ही ऑफिस की तरफ देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टूटी हुई मेजें, फटी हुई फाइलें, दीवारों पर पुराने कैलेंडर, लेकिन सब पर धूल और जाले, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। राजू ने धीरे से कहा, भैया, यहां तो कोई नहीं रहता, डर लग रहा है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि डरपोक मत बन, जल्दी काम निपटा। लेकिन मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने एक बार ऑफिस के अंदर झांक कर देखा तो अंदर खाली कमरे थे, पर अजीब सी ठंडक और गंध थी। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था। खैर, मैंने सोचा कि डर की वजह से ज्यादा ही सोच रहा हूं। हमने एक एक करके सारे कार्टून को अंदर रखा। ट्रक बाहर खड़ा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता। राजू भी अब कांप रहा था। मैंने उससे कहा कि जल्दी करो राजू, यहां रुकने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए यहां से। लेकिन किसे पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। सामान अंदर रखकर हम दोनों कुछ देर चुप वहीं खड़े रहे। बाहर काली और घनी अंधेरी रात थी, जैसे हमें निगल जाना चाह रही हो। तभी फैक्ट्री के अंदर से किसी के कदमों की हल्की आवाज आई। हम दोनों ये आवाज सुनकर सिहर उठे। राजू ने धीमी आवाज में कहा कि भैया, चलो ना यहां से। मैंने खुद को अंदर ही अंदर समझाया और राजू से कहा कि बस 2 मिनट, हिसाब करके निकलते हैं। ट्रक में सब ठीक है ना? तू एक बार देख ले और मैं अंदर ऑफिस में देख लेता हूं। मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू की और अंदर गया, लेकिन ऑफिस के अंदर कदम रखते ही दिल और जोर से धड़कने लगा। ऑफिस की दीवारें नम थीं। नीचे फर्श पर मिट्टी और धूल की एक मोटी परत जमी थी। कहीं कहीं पुराने उपकरण टूटे हुए पड़े थे। एक कमरे में पुराने रजिस्टर और कागज बिखरे पड़े थे, जिन पर जाले चिपके हुए थे। दीवार पर उधड़े हुए चार्ट झूल रहे थे। टॉर्च जब अंदर घुमाई तो दीवार पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। मैं उसके पास जाकर देखने लगा। अक्षर पूरे नहीं थे, पर वापस जाओ जैसा कुछ लिखा दिखा। मेरा गला सूख गया, क्योंकि वह कोई रंग नहीं था, बल्कि खून था।
और वह भी एकदम ताजा खून। मैं पीछे मुड़ा तो राजू बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने कांपते हुए कहा, भैया ये क्या है? मैंने खुद को संभाला और उससे कहा कि यार, पुरानी फैक्ट्री है, किसी ने शरारत में लिख दिया होगा, चल जल्दी काम कर। लेकिन उसे यह कहना खुद को झूठा दिलासा देने जैसा था, क्योंकि वह ताजा खून था, जैसे कोई अभी अभी लिख कर गया हो। हमने बक्से अंदर वाले बड़े कमरे में रख दिए, दरवाजा खुला ही छोड़ दिया ताकि जब कोई आए तो सामान जल्दी बाहर लाया जा सके। लेकिन जैसे ही हम कमरे से बाहर गए तो बाहर का सन्नाटा और भी घना हो गया था। ट्रक बंद था और आसपास सिर्फ हवा की हल्की आवाज थी, पर अब वह भी जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। राजू धीरे धीरे मेरे पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, भैया मुझे लग रहा है कि शायद कोई हमें देख रहा है। मैंने हंसने का दिखावा करते हुए कहा कि अरे यहां कौन होगा यार भाई, चल काम खत्म कर। लेकिन मेरे भी हाथ पैर अब कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी कभी दीवार पर तो कभी फर्श पर जाती और जैसे खुद ब खुद ही रुक जाती। एक बार मुझे ऐसा लगा कि कमरे के पीछे से किसी ने हल्की सांस ली। मैं एकदम पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने राजू से धीमी आवाज में कहा कि राजू, दरवाजे के बाहर जाकर देख तो ट्रक ठीक है या नहीं। वह बाहर गया, पर लौटते ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद और आंखें डरी हुई थीं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ राजू। वो बोल नहीं पाया और सिर्फ सिर हिलाकर अंदर आकर बैठ गया। मैंने खुद जाकर बाहर देखा तो ट्रक तो वैसा ही खड़ा था, लेकिन ट्रक के चारों तरफ जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। पहले तो ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब देखकर मेरी सांसें अटक गईं, क्योंकि वो निशान किसी बच्चे जैसे थे। नंगे पैर, छोटे आकार के पैरों के निशान सीधे ट्रक के दरवाजे तक आते थे और फिर गायब हो जाते थे। मैं वापस अंदर आया। राजू मुझे ही देख रहा था। उसने बुरी तरह कांपते हुए कहा कि भैया, ये निशान बच्चों के हैं ना? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा कि हाँ, लेकिन हो सकता है कि शायद पहले के हों। चल छोड़, ज्यादा मत सोच। लेकिन मेरा यह बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो निशान बिल्कुल ताजे थे। उस कमरे में बैठते ही एक और अजीब बात हुई। दीवार पर लगी घड़ी अपने आप टिक टिक कर रही थी। मैंने देखा तो घड़ी का कांटा 12 पर अटका हुआ था, पर उसका चलना साफ सुनाई दे रहा था। राजू ने डर के मारे टॉर्च बंद कर दी। मैंने कहा कि अरे टॉर्च बंद मत कर। वो बोला कि भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहां। मैंने टॉर्च फिर जलाई। अब धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होती जा रही थी और सांस लेते समय गले में जलन सी महसूस हो रही थी। मैंने खुद को आदेश देते हुए कहा कि बेटा दिनेश, चल जल्दी कर। हमने बक्से उठाने शुरू किए। तभी पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो कि मत। इतना सुनते ही मैं झट से पीछे पलटा, लेकिन पूरा कमरा खाली था। मैंने राजू से पूछा कि राजू, यह किसने कहा? वो अब रोने जैसा हो गया था और बोला कि हाँ, मैंने भी सुना। मैं नहीं कर सकता भैया। मैंने खुद को कठोर बनाते हुए कहा कि पागल, डरपोक मत बन, चल काम कर। लेकिन उसी वक्त दरवाजे के बाहर से बच्चों के दौड़ने की आवाज आई। दौड़ते कदम, हंसी की पर बिल्कुल ठंडी। हम दोनों अब सन्न रह गए थे। राजू के हाथ से बक्सा छूट के नीचे गिर गया था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर भी जैसे कोई अभी अभी भागा हो। ट्रक के पास जाकर देखा तो वहीं छोटे छोटे पैरों के निशान और भी ज्यादा गहरे हो गए थे। राजू मेरे पास खड़ा कांप रहा था। उसने लगभग रोते हुए कहा कि भैया चलो ना यहां से प्लीज। डर तो मेरे अंदर भी घर कर चुका था, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ पड़ा था। मैंने खुद से कहा कि दिनेश, अगर तू भाग गया तो सब खत्म। डर से लड़, तू लड़ सकता है। मैंने सामान इधर उधर करना जारी रखा, लेकिन हर बार जब हाथ किसी बक्से पर जाता तो एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती, जैसे किसी ने छू लिया हो। कमरे में समय जैसे थम सा गया था। घड़ी चल रही थी, पर बाहर का समय पता नहीं था। टॉर्च की लाइट कभी कम होती तो कभी ज्यादा, जैसे हवा में दीपक जलता है। दीवार की दरार से हवा आती तो ऐसा लगता जैसे कोई सांस ले रहा हो। हमने आधे बक्से रखे ही थे कि अचानक कमरे के अंदर की लाइट्स जल उठी, जो कि पहले से बंद थीं, लेकिन अब ना जाने कैसे जल उठी। मैंने टॉर्च की लाइट दीवार की ओर की तो देखा कि दीवार पर पुराने बच्चों के चित्र जैसे हिल रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। ये देख राजू चिल्ला उठा, भैया!
मैंने उसके कंधे पकड़े और कहा कि चुप रह, डर मत। लेकिन मेरी आवाज खुद कांप रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। और अब अंदर अंधेरा हो चुका था। लाइट्स जो थोड़ी देर पहले जल रही थीं, वो अब बंद हो चुकी थीं और अब टॉर्च भी चालू नहीं हो रही थी। मैंने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि डर मत, मैं हूं। लेकिन अंदर से एक आवाज फिर से आई, साफ और एकदम ठंडी, जैसे कि कई बच्चों की आवाजें एक साथ कह रही हों कि मत आओ, मत आओ, मत आओ। राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं उसे संभालने ही वाला था कि दीवार के कोने में कुछ हिला। वहां से दो चमकती आंखें झांक रही थीं। मैं एकदम जम चुका था और सांस रुक सी गई थी और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि राजू आंख खोल भाई, कुछ नहीं है, मैं हूं। लेकिन अंदर से मैं खुद ही कांप रहा था। तभी वही आवाज फिर से आई, इस बार और साफ, जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा हो कि तूने यहां आकर गलती कर दी है। मैं चौंक कर उठा और दरवाजे की तरफ देखा तो वह अपने आप हल्का खुल गया था, पर उसके पीछे घना अंधेरा था। उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर उसी अंधेरे में मुझे दो छोटे हाथ जैसे दिखे जो दरवाजे की चौखट पर टिके हुए थे। मैं एक कदम पीछे हट गया और दिल की धड़कन भी बेकाबू हो रही थी। राजू वहीं बेहोश पड़ा था। मैंने उसको फिर आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी कमरे के अंदर दीवार पर लगी घड़ी तेज तेज टिक टिक करने लगी, जैसे उसके अंदर कोई छिपा हो। मैंने ध्यान से देखा तो उसके कांटे अब खुद घूमने लगे थे। 12 से सीधे 3 पर आ गए और फिर वापस 12 पर लौट आए। हर बार घूमते वक्त एक अजीब सी कराह जैसी आवाज आती। फिर अचानक कमरे में बच्चों की हंसी गूंज उठी, पहले हल्की और फिर तेज, और फिर इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अंदर तक घुस गई, जैसे दीवारों से टकरा रही हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो चौखट पर हल्की सफेद धुंध उड़ रही थी और उस धुंध में कई छोटे छोटे चेहरे बन रहे थे। किसी के खाली आंखों वाले, किसी के बिना नाक के, किसी के खुली मुस्कान वाले। मैं डर से जम चुका था, पर खुद को समझाया कि यह नजर का धोखा होगा। पर तभी मेरे सामने रखे बक्सों में से एक अपने आप हिलने लगा, पहले हल्का फिर जोर से, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। वो बक्सा धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगा और मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैं घबराकर पीछे हटा। तभी फर्श पर वो छोटे छोटे पैरों के निशान फिर से उभर आए और इस बार बिल्कुल साफ दिख रहे थे, जैसे कोई अभी अभी दौड़कर आया हो और वहीं एकदम से रुक गया हो। मैंने हाथ बढ़ाकर निशानों को छूना चाहा तो उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मैंने झट से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। तभी कमरे की लाइट्स फिर चमकी और दीवार पर लाल रंग से लिखी हुई लाइन और साफ दिखी। उस पर लिखा था, मत आओ वरना। बाकी शब्द धुंधले थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। मैं कांपते हाथों से दीवार को छूने के लिए गया, पर उसे छूते ही एक बिजली का झटका जैसा लगा और हाथ वापस हट गया। राजू अब भी बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वह फिर से 12 पर ही अटकी हुई थी। मैंने घड़ी उतारकर नीचे रख दी, लेकिन टिक टिक की आवाज बंद नहीं हुई, जैसे पूरे कमरे में फैल गई हो। मैं कान बंद करके नीचे राजू के पास बैठ गया। तभी दरवाजे के बाहर दौड़ते कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और करीब, जैसे कोई दरवाजे के बाहर ही हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर घना अंधेरा था और सामने ट्रक खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाई और जलाने की कोशिश की और इस बार जल उठी। मैं ट्रक के पास गया तो चारों तरफ देखा तो जमीन पर वहीं छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे और उन पर बर्फ जमी हुई दिख रही थी, लेकिन ठंड इतनी भी नहीं थी कि बर्फ जम जाए। फिर मैंने ट्रक के गेट को खोलने के लिए जैसे ही हाथ लगाया तो उसे छूते ही मेरे हाथ शून्य हो गए, क्योंकि वह भी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मैं डरते हुए वापस कमरे में आया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर की हवा और भी भारी हो गई थी, जैसे कोई और भी अंदर आ गया हो। मैंने घबराकर आवाज लगाई, कौन है वहां? जवाब में बस ठंडी हवा और बच्चों की धीमी कराहने की आवाज आई। फिर कमरे के कोने से धीरे धीरे सफेद धुंध उठी और उसमें दो चमकती आंखें फिर उभर आईं और इस बार वो आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं पसीने से तरबतर हो गया, सांस अटक गई और दिल जैसे रुक सा गया। मैं राजू को उठाने गया, लेकिन तभी वह आंखें गायब हो गईं
और कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी। मैंने पूरी ताकत से खुद को संभालते हुए राजू को उठाया और बैठाया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे मत छोड़ो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत, मैं यहीं हूं। तभी कमरे की लाइट एक बार फिर जली और तुरंत बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ बच्चों की हंसी गूंजने लगी और मुझे लगा जैसे कई छोटे हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे हों। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद को मजबूत बनाया, लेकिन अंदर का डर हर पल बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करता, उतना ही डर बढ़ता जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घेर रही हो। राजू फिर डरी हुई आवाज में बोला कि वो आएंगे। मैं झट से उससे पूछ बैठा कि कौन आएगा, लेकिन जवाब में उसकी आंखें फैल गईं और वह फिर बेहोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया और खुद को समझाया कि यह सब डर का असर है। पर तभी पूरे कमरे में एक हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी, जैसे कहीं से धुआं उठ रहा हो। लेकिन इस बार यह रोशनी किसी लाइट या बल्ब की नहीं थी। उस रोशनी के बीच किसी बच्चे का चेहरा उभर आया। उसका चेहरा बिना आंखों के था, खाली गड्ढे जैसे जो सीधे मुझे देख रहे थे। मेरा गला अब पूरी तरह सूख चुका था और चाहकर भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी वह चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया जैसे अंदर कोई अंधेरा गहराई तक फैलता जा रहा हो। मैं आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन डर से बंद नहीं कर पा रहा था। तभी उसी वक्त दरवाजे पर जोर से किसी ने खटखटाया। मैं कांपते हाथों से उठकर दरवाजे के पास गया और धीरे से खोल दिया। बाहर अंधेरा वैसा ही था, लेकिन दूर ट्रक के पास एक परछाई खड़ी थी। मैं ध्यान से देखने लगा। वो परछाई कभी लंबी होती तो कभी छोटी, जैसे किसी ने धुंध में कोई आकार बना दिया हो। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई कि कौन है यार। जवाब में बस ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे उसने मुंह खोल के मेरी तरफ हवा फेंकी हो, और साथ में बच्चों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आओ आओ। मेरे हाथ शून्य हो गए। मैंने दरवाजा फिर से तुरंत बंद कर लिया, लेकिन उसी समय कमरे की बत्ती फिर झपकी और दीवार पर अब शब्द साफ दिखे, तुम्हें रोक लिया गया है। मेरा गला सूख गया। मैंने पास में पड़ी हुई पानी की बोतल उठाई, लेकिन बोतल का ढक्कन खुद घूमकर खुल गया और पानी की जगह काले रंग की तरल चीज बाहर गिरने लगी। मैं डर कर पीछे हट गया। उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। तभी घड़ी की टिक टिक तेज होने लगी, जैसे किसी ने उसके अंदर घड़ी नहीं बल्कि कई दिल रख दिए हों। हर टिक टिक के साथ कमरे में कंपन बढ़ने लगी। फर्श पर बने पैरों के निशान अब दरवाजे तक आ चुके थे और दरवाजे के नीचे से सफेद धुंध अंदर आने लगी थी। मैं दरवाजे को पकड़कर खड़ा रहा, पर हाथ कांप रहे थे। राजू बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा और भी पीला हो गया था। मैं उसके पास गया और चेहरे पर हाथ फेरने लगा। तभी वह हल्के से हिला और कराहते हुए बोला, मुझे मत छोड़ो। उसकी आवाज सुनते ही कमरे में बच्चों की हंसी और तेज गूंजने लगी, और इस बार इतनी तेज कि लगा जैसे दीवारें फट जाएंगी। मैं कान बंद करके बैठ गया। तभी धीरे धीरे वहां लाल आंखें उभर आईं। पहले 2, फिर 4, फिर 8, जैसे कई बच्चों के चेहरे एक साथ मेरे चारों तरफ घूमने लगे। उनकी हंसी अब कराह में बदल गई थी। मैं घबराकर राजू के पास उसे उठाने के लिए गया, लेकिन किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ शून्य होने लगा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। पूरी ताकत से मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पूरा शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त होने लगा। तभी किसी ने मेरे कानों में चुपके से कहा, यहीं रह जाओ। मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई तो देखा कि दरवाजे की चौखट पर कई छोटे हाथ चिपके हैं। वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। तभी उन हाथों के बीच से एक छोटा चेहरा निकला। वो चेहरा ऐसा था जैसे मिट्टी से बना हो। आंखों के गड्ढे गहरे और अंदर से लाल चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह खोला और उसमें से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आ लगा। उस हवा के झोंके में सड़े हुए मांस की ऐसी बदबू थी कि मुझे एक पल के लिए लगा उल्टी हो जाएगी। मैं डर से पीछे हटा। अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने ही वो चेहरा दरवाजे से हटकर कमरे के बीचों बीच आ गया और उसके पीछे पीछे कई और छोटे छोटे चेहरे और हाथ उभरने लगे। पूरा कमरा उन अदृश्य बच्चों की उपस्थिति से भर गया था। मैं राजू को अपनी तरफ खींचना चाहता था, पर मेरे हाथ अब पूरी तरह से बेजान हो चुके थे।
मेरे शरीर पर एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे चारों तरफ से जकड़ लिया हो। मुझे लग रहा था कि मेरा अंत करीब है। अचानक कमरे की दीवारों से ठंडी हवा का एक और झोंका आया और उस हवा के साथ एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दे फटते फटते बचे। राजू की आंखें हल्की सी खुलीं और वो डरी हुई नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसी क्षण कमरे की सभी दीवारें हल्की हल्की चमकने लगीं और दीवारों पर बने बच्चों के चित्र अब बिल्कुल सजीव लगने लगे। उनकी आंखें अब लाल रोशनी से जल रही थीं और उनके मुंह खुले हुए थे, जिनसे भयानक आवाजें निकल रही थीं। मैं अब पूरी तरह से असहाय था। मेरा शरीर कांप रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरा दिल अभी फट ना जाएगा। फिर उन चमकते चित्रों में से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ इतना पतला और बेजान था जैसे किसी सूखे पेड़ की टहनी हो। वह हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मेरे गले को कसकर पकड़ लिया। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और मेरा दम घुटने लगा। मैंने पूरी ताकत लगाई उस हाथ को हटाने की, पर वह इतना मजबूत था कि हिल भी नहीं रहा था। मेरी आंखों के सामने राजू भी अब जमीन पर कांप रहा था। उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे, पर मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं अपने अंतिम पल गिन रहा था। तभी अचानक बाहर से एक तेज हॉर्न की आवाज आई। वह हॉर्न इतना तेज था कि पूरे कमरे में गूंज उठा। हॉर्न की आवाज सुनते ही मेरे गले पर से पकड़ ढीली हो गई और वह हाथ वापस दीवार में चला गया। दीवारों पर चमकते चित्र भी धुंधले पड़ने लगे और बच्चों की भयानक हंसी भी धीमी पड़ गई। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मैंने जैसे तैसे राजू को उठाया और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा अब भी हल्का खुला हुआ था। बाहर हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी। बाहर एक और ट्रक खड़ा था, जिसके ड्राइवर ने शायद हमें देखकर हॉर्न बजाया था। मैंने राजू को सहारा देते हुए अपने ट्रक में बिठाया और बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जितना तेज हो सके निकल गया। हम कई किलोमीटर तक बिना रुके चलते रहे। जब हम एक सुरक्षित ढाबे पर पहुंचे तो राजू होश में आया। वह भी बेहद डरा हुआ था। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले बस चाय पीने लगे। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। वह फैक्ट्री और वह रात मेरे लिए एक बुरा सपना बन गई थी, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने उस घटना के बाद कुछ महीनों तक ट्रक चलाना छोड़ दिया था, पर फिर रोजी रोटी के लिए वापस लौटना पड़ा। पर उस रात की यादें आज भी मेरे जहन में ताजा हैं, जैसे वह कल की ही बात हो। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते पर रात में चलता हूं, तो मुझे उस फैक्ट्री और उन बच्चों की आवाजें याद आ जाती हैं। मैं हमेशा उस रात को याद करके कांप उठता हूं और भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मैं और राजू उस रात बच निकले। वह मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था, जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आप उस फैक्ट्री में होते तो क्या करते? अपना जवाब नीचे कमेंट में दीजिए। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुभ रात्रि।